ड्रामे की शुरुआत फैंग से होती है, जो कि बहुत ही रूड पोजीशन में खड़ा होकर के अपने फादर और उनके मिस्ट्रेस रायान को रोमांस करते हुए देखता है। तभी वहाँ पर फैंग का बटलर आकर बताता है कि हमें रेहान की बेटी मिल गई है और वो आपके फादर की नहीं बल्कि किसी और आदमी की बेटी है। फैंग कहता है कि रेहान, तुम हमेशा से मेरे फादर से शादी के सन परिवार में शामिल होना चाहती थी। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रेहान उसे नाश्ता करके जाने के लिए कहती है। फैंग उसे कहता है कि अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अपनी माँ है। ये सुनकर के उसके फादर फैंग पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई जो तुम मेरी लवर से इस तरीके से बात कर रहे हो। जिस पर फैंग अपने फादर से कहता है कि अब आप देखकर मुझे शर्म आती है और अब आप इस लायक नहीं रहे कि जिससे मैं बात करूं। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। फैंग के जाने के बाद रेहान सन से कहती है कि कल हम शादी कर लेंगे, मैं लीगली आपकी वाइफ बन जाऊंगी, तब कोई मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। पिछले 10 साल से मैं आपके साथ नहीं हूँ और अब मुझे बस कल का इंतजार है। इधर फैंग सोचता है कि मैं आपको अपनी माँ की जगह कभी नहीं लेने दूंगा और ना ही कल से शादी भी होगी। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जो कि अपने मंत्री दर से परेशान थी, फिर भी वो अपने आंटी के डर से काम कर रही थी, पर उससे काम संभाला नहीं जा रहा था और कपड़े का टग गिर जाता है। ये देख के उसकी आंटी भड़क जाती है और जेनी उन्हें बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे काम नहीं हो पा रहा है। जिस पर उसकी आंटी कहती है, आलसी लड़की, हर लड़की को ये प्रॉब्लम होती है, तुम इकलौती इस दुनिया में नहीं हो। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम पर दया तरस खा के तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला, वरना तुम्हारी माँ जैसी घटिया औरत की औलाद को तो कोई भी रखना पसंद नहीं करेगा। जेनी कहती है कि मेरी माँ को घटिया कहना बंद करिए। जिस पर उसकी आंटी कहती है कि अगर तुम्हारी माँ घटिया ना होती तो बाहर दूसरे मर्दों के साथ में अफेयर ना चलाती। जब तुम्हारे पिता ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया तो उन्होंने इतना बड़ा सदमा लगा कि वो आज तक घर वापस नहीं आया। इतना कह करके उसे मारना शुरू कर देती है और वो उसे इतना मारती है कि जेनी सोचती है कि शायद आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी वहाँ पर फैंग की एंट्री होती है। जेनी तो उसे देख के समझ ही नहीं पाती कि ये कौन है। फैंग जेनी से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। जेनी उससे पूछती है कि आप कौन है और आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। फैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाने आया हूँ। ये सुनकर वो तो जेनी बहुत खुश हो जाती है, पर उसकी आंटी कहती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने इस लड़की को पाल पोस के कितना बड़ा किया है और मैंने तुम्हें इतनी आसानी से इसे यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। तभी बटलर उसके सामने पैसों से भरा बैग खोल करके रख देता है। पैसे देखकर तो आंटी जेनी को फौरन से फैंग के हाथों सौंप देती है। फैंग जेनी से इतनी बुरी कंडीशन देख करके उसे अपने जैकेट से कवर करता है। जहां कार में बैठकर के जेनी फैंग से अपनी मदर के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगती है, क्योंकि उसे अपनी मदर का नाम तक पता नहीं था। फैंग उसे कहता है कि जब तुम अपनी मदर से मिलना तो खुद उनसे ये सारे सवाल कर लेना। जेनी की मासूमियत देख करके फैंग सोचने लगता है कि इतनी चालाक औरत की लड़की इतनी मासूम कैसे हो सकती है। जेनी भी सोचती है कि आखिर ये इंसान कौन है। जेनी जब घर पहुंचती है तो इतने सारे नौकरों और इतने बड़े घर को देख वो काफ़ी हैरान हो जाती है, जहाँ वो फैंग के साथ में बैठ करके अपनी मदर का इंतजार करने लगती है। जब उसकी मदर आती है तो वो फैंग से कहती है कि तुम्हें फादर बाहर गए हैं और आज रात वो घर नहीं आएंगे। तो फैंग कहता है कि इतनी परेशानी क्यों हो रही है, आज मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ, क्या ये लड़की आपको जाने पहचाने से नहीं लगती है। जिस पर रेहान कहती है कि मैं तो इसे नहीं जानती और ना ही मैंने इसे पहले किसी कभी देखा है। फैंग उन्हें बताता है कि ये आपकी बेटी जेनी है। ये सुन करके तो रेहान का ऊपर पहाड़ ही टूट जाता है। बैंक कहता है कि लगता है कि आपको बहुत ही बड़ा सदमा लग गया है। मैं समझ सकता हूँ कि अपनी छोड़ी हुई औलाद को इतने दिन के बाद देखने पर आपको कैसा फील हो रहा होगा। सोचिए, अगर मेरे फादर को ये बात पता चली कि आप पहले से शादीशुदा थी और आपके पहले पति से एक बेटी भी थी तो वो आपके साथ में क्या ही करेंगे। वैसे आपने 10 साल से बहुत मजे काट लिए हैं, अब आपका यहाँ से निकलने का समय आ गया है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के रेहान पागल हो जाती है और जेनी से कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई। तभी वहाँ पर बटलर आकर के कहता है कि बेहतर यही होगा कि आप अपना आपा ना खोए। ये बच्ची अपने फादर के साथ नहीं रहती थी। आप कैसी मदर हैं जो इसके बारे में जानने तक की कोशिश नहीं की। पता नहीं इसके फादर जिंदा भी हैं या नहीं। जिस औरत के साथ में इतने सालों से रह रही थी वो इसके साथ में जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया करती थी। कम से कम आप तो इसके साथ में ऐसा व्यवहार मत करिए। रेहान सोचती है कि इस लड़की ने मेरी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। जेनी जैसे ही उन्हें माँ कहती है तो उसे थप्पड़ मारती हुई कहती है कि तुम पहले ही क्यों नहीं मर गई थी। तभी मिस्टर सेन भी घर आ जाते हैं, जिन्हें देख करके रेहान उनके आगे गिड़गिड़ा के भीख मांगने लगती है और कहती है कि मेरे मन में इस लड़की के लिए कोई भी ममता नहीं है, आप चाहें तो इसे घर से बाहर फेंक सकते हैं। जेनी सोचती लगती है कि मैंने क्या सोचा था और मेरी माँ तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि आज से तुम गेस्ट रूम में रहोगी, ना कि मेरे रूम में। रेहान कहती है पर हम तो कल शादी करने वाले हैं। तो सैन कहता है कि मेरे पास में इतना समय नहीं है। इतना करके वे वहाँ से चला जाता है और ये सब देख करके फैंग के दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा होता है। इतना बड़ा सदमा लगने के बाद में रेहान ड्रिंक के नशे में सो जाती है। इधर जेनी ठंड से कांप रही होती है और उसे लगता है कि उसकी मदर को भी ठंड लग रही होगी, इसलिए वो उठ करके अपनी माँ को ब्लैंकेट उड़ाती है। उसकी माँ उठ जाती है और वो उसे इस बात के लिए फिर से कोसने लगती है कि आज तुम्हारी वजह से मैं मिशन नहीं बन पाई और
इस गुस्से में वो जैनी को जख्मी कर देती है और उसे रूम से बाहर निकाल देती है। जैनी बेचारी बाहर बैठ करके सोचने लगती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, मैं उन्हें देख पाई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी वहाँ पर फैंग आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे सर पे चोट कैसे लग गई, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हारी माँ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। जैनी कहती है कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत है, पर मैं आपको दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। तो फैंग पूछता है कि किस लिए। जैनी उसे कहती है कि आप पहले वो इंसान है जिसने मेरे जख्म देखे और आपने मेरी माँ से मुझे मिलाया। फैंग सोचने लगता है कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक मोहरा की तरह यूज किया, फिर तुम मुझे अच्छा इंसान क्यों समझती हो। वो उसे अपना हैंकी देता है और अपने दिल में गिल्ट के लिए वहाँ से चले जाता है। पर जैसे कि जैनी ने अपनी ज़िंदगी अनाथों की तरह काटी थी, इसलिए वो फैंग की थोड़ी सी परवाह से उसे बहुत अच्छा लगता है। सुबह होते ही मेड ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें बुलाती है, जहाँ रेयान जैनी से कहती है कि तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, इसलिए ब्रेकफास्ट टेबल पर आने की हिम्मत भी मत करना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। काफ़ी समय बीतने के बाद में जेनी को भूख लगने लगती है और वो भूख से तड़प करके खाने का सामान ढूंढने लगती है, जहाँ किचन में उसे डस्टबिन में एक ब्रेड मिलता है जिसे निकाल कर वो खाने जा रही होती है। तभी फैंग उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम भिखारी हो जो कूड़ेदान में से खाना निकाल करके खा रही हो। इतना कह करके वो उसे अपने साथ एक 5 स्टार होटल में लेकर जाता है, पर जेनी ने इसे पहले ऐसा खाना कभी नहीं खाया था। वो काफ़ी घबराई हुई थी। वो फैंग से कहती है क्या ये सब मेरे लिए है। तो फैंग कहता है कि मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है, चुपचाप से बैठ करके खाना खाओ। तो जैनी कहती है कि पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। फैंग कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बक बक करती रहोगी तो मैं तुम्हें इन खाने के बदले इस रेस्टोरेंट वाले को बेच दूंगा। ये सुनकर जीनी डर से बैठ जाती है और फिर से ब्रेड उठा करके खाने लगती है। फैंग उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी यानी यही खाना चाहती हो, तुम्हारे सामने इतने सारे डिशेज है। जिसके बाद फैंग खुद उठ करके उसे अपने हाथों से खाने का प्लेट देता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे से खा लेना, मैं तुम्हारे बारे में वेट कर रहा हूँ। जेनी कहती है कि क्या आप खाना नहीं खाएंगे, क्या मैंने आपको नाराज कर दिया। वो अपने सामने फैंग को देख करके पूरी तरीके से हड़बड़ा जाती है और बार बार उसे सॉरी कहने लगती है। फैंग उसकी हरकतों से काफ़ी इरिटेट होकर के उससे कहता है कि माफ़ी मांगना बंद करो, अगर मैंने अगली बार तुम्हारे मुंह से सॉरी शब्द सुन भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर वो देखता है कि जेनी काफ़ी डर गई है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इन सब से में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जेनी जैसे ही घर पहुँचती है, बटलर उसके लिए बहुत सारे ड्रेस ला कर आता है और कहता है अब से आपको खाने पीने की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, आपको हर दिन आपके पसंद का खाना मिलेगा। जीनी कहती है पर मैं इतने महंगे कपड़े नहीं ले सकती। बटलर कहता है कि हम युवा मास्टर की बातों को नहीं काट सकते हैं, हम में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं, आप इन सब की बजाय उन्हें अच्छे से धन्यवाद देने का तरीका क्यों नहीं ढूंढती हैं। पर जीनी तो बचपन से ही इतनी कठिन परिस्थितियों में गुजरी थी, इसलिए उसके लिए ये सब सपने जैसा लग रहा था। अगले दिन न्यू ईयर थी, इसलिए वो फैंग के लिए अपने हाथों से विश वेल बनाने लगती है और सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि फैंग की सारी विशेष पूरी हो जाए। अगले दिन न्यू ईयर पार्टी शुरू हो जाती है, जहाँ जेनी पार्टी हॉल के बाहर खड़ी होकर के फैंग का वेट करने लगती है और उसके बाहर निकलते ही वो उसे अपना बनाया हुआ गिफ्ट देती थी। उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आपके सारे विशेष पूरे हो जाए और इसे आपको और कोई भी विश मानेंगे तो वो विश पूरी हो जाएगी। तो फैंग उसे कहता है कि मैं विश ऐसी किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। इतना करके वो उसके बनाए हुए गिफ्ट को फेंक देता है। तभी वहाँ पर फैंग की चचेरी बहन आनंद आ जाती है और वो जेनी से कहने लगती है कि मेरे भाई से दूर रहो, आज तुम्हारी वजह से फादर भाई को विदेश भेज रहे हैं क्योंकि भाई को तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही चिंता होने लगी थी। इतना कर करके वो उसके ऊपर हाथ उठा देती है, पर फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तमीज़ में रहो, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन करके जेनी बहुत दुखी हो जाती है कि आज उसी की वजह से फैंग और उसके फादर उसे विदेश भेज रहे हैं। यही सोच करके उसके फादर से बात करने के लिए उनका वेट करने लगती है। उनके आते ही वे उसे बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उसके फादर से कहती है प्लीज़ मेरी वजह से आप फैंग को विदेश मत भेजिए, आप कहेंगे तो मैं ये घर छोड़ करके चली जाऊँगी। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस घर में तुम्हारा कोई अस्तित्व है जो मैं तुम्हारी वजह से अपने बेटे को विदेश भेजूंगा। मैं तो उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसे बाहर भेज रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर रह करके छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान दे करके अपना समय बर्बाद करे। अब अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुन के जेनी यहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे फैंग मिल जाता है। जब ये बात फैंग को पता चलती है तो वो जेनी के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, किससे पूछ करके तुम मेरी तरफ से मेरे फादर के सामने रिक्वेस्ट करने गई थी। मैं इस इंसान के सामने कभी भी नहीं झुकना चाहता क्योंकि वो ये सब डिजर्व ही नहीं करते, पर आज तुम्हारी वजह से मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना कर भी वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जेनी ने अनजाने में फैंग के घाव को कुरीद कर रख दिया था क्योंकि उसके फादर उसे बचपन से ही घर और फैमिली से दूर भेज चुके थे और अब फिर से वो यही करने जा रहे थे। अगले दिन जेनी की माँ उसकी कहती है कि आज फैंग यहाँ से जा रहा है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर के जेनी उसे माफ़ी मांगने के लिए दौड़ पड़ती है और इधर फैंग भी दरवाजे की तरफ देखता है क्योंकि वो एक बार जेनी को देखना चाहता था। फिर वो सोचता है कि आखिर मैं उसे क्यों देखना चाहता हूँ। फिर वो कार में बैठ जाता है। तभी जेनी भी वहाँ पर आ जाती है और कार के पीछे भागने लगती है। फैंग का भी दिल बैठ रहा था क्योंकि वो भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इधर जेनी भी दौड़ के कार के सामने आ जाती है। फैंग जब पीछे पलट करके देखता है तो वो जेनी को देख करके पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और गाड़ी रुकने के लिए कहता है, पर उसके फादर ड्राइवर से कार रुकने से मना कर देते हैं। फैंग इस बात
बात पर तड़प करके रह जाता है और अपने बटलर को फ़ौरन से कॉल करके जेनी की हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि आज मुझे आपको अपना फादर कहते हुए शर्म आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जेनी जितने दर्द से तड़प रही है, गॉड आपको उससे 100 गुना ज़्यादा दर्द दे। अब यहाँ समय पूरे 3 साल के बाद समय दिखाया जाता है, जहाँ फैंग के फादर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और रेयान उनके सामने बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। डॉक्टर बताते हैं कि अभी वो खतरे से बाहर है, आप यहाँ पे शोर मत मचाइए, उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। पर जेनी नोटिस करती है कि उसकी मदर तो मिस्टर सेन से भी प्यार नहीं करती, वो तो बस रोने का नाटक कर रही थी और उन्हें तो सिर्फ उनके पैसे से प्यार है। उसकी मदर जेनी से कहती है कि मैंने सुना है कि आज फैंग वापस आ रहा है, अब पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। फैंग का नाम सुनकर के जेनी खुश हो जाती है, फिर जिस पे उसकी मदर कहती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, फैंग सैन परिवार का एकलौता वारिस है और सारी सत्ता अब उसके हाथ में है, अब तुम जल्दी घर से बाहर निकाल देगा। इससे पहले कि वो मुझे निकाले, मैं सारे कीमती सामान जाके पैक कर लेती हूँ। जेनी सोचने लगती है कि पता नहीं फैंग को शायद याद होंगी या नहीं। दूसरी तरफ हम फैंग को वापस आता हुआ देखते हैं, जहां वो जेनी के दिए हुए उस विश वेल को देखते हुए कहता है कि पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ होगा, जिस पर बटलर उसे बताता है कि वो 3 साल पहले उस कार दुर्घटना में जेनी बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई थी। पर आपकी कॉल आते ही मैंने वैसे किया जैसा मुझसे कहा था, मैंने उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराया और आज वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर के फैंग बहुत खुश हो जाता है, पर फिर वो ऐसा प्रिटेंड करने लगता है जैसे वो अपने फादर के बारे में पूछ रहा था कि ना कि जाने के बारे में। पर बटलर उसकी स्माइल देख करके समझ जाता है। फैंग उससे कहता है कि मेरे घर पहुंचने से पहले रेयान मुझे दिखने नहीं चाहिए, और जैसा कि जेनी उसकी बेटी थी तो उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है। जहाँ पर बटलर रेयान से कहता है कि युवा मास्टर आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं और आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकती हैं, क्योंकि इस घर की किसी भी चीज़ पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अब रेयान सड़क पर आ जाती है, ना ही उसके पास घर था और ना ही पैसे थे, तो जेनी उसे अपने बचाए हुए पैसे देती है जिसे वो कई सालों तक से करती आई थी। पैसे पा करके उसकी मदर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि चलो हम किसी होटल में रुकना चाहिए। रास्ते में जेनी को फैंग की कार दिखती है, पर फैंग उसे इग्नोर कर देता है। ये देख करके जेनी सोचती है कि शायद वे फैंग से अब कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। इधर फैंग जब घर पहुंचता है तो बटलर बताता है कि जैसे आपने कहा था, हमने रेयान का सारा सामान इस घर से बाहर फेंकवा दिया है। फैंग जेनी के रूम को देखता है और किसी से भी उस रूम को छूने से मना करता है। दूसरी तरफ जेनी की मदर उसके दिए हुए सारे पैसे कैसीनो में हार जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें फैंग के पास जाकर उसे पैसे मांगने होंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि वो तुम्हारी कैसे परवाह करता था। जेनी कहती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ही शर्मनाक होगा। पर उसकी मदर उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम पैसे नहीं लाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब जेनी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था और वो सैन मेंशन के बाहर खड़ी होकर के फैंग के दिए हुए हैंकी को देख करके उसे याद करने लगती है। तभी वहां पर बटलर आता है और उससे समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। जेनी कहती है कि बस मैं एक बार फैंग से मिलना चाहती हूँ। बटलर कहता है कि अब मिस्टर सेन ने अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया है और अब वो इस घर के हेड नहीं रहे, और फैंग तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करता है, तो बेकार की कोशिश करना बंद कर दो। पर जेनी उनकी बात नहीं मानती और फैंग का इंतजार करने लगती है और इंतजार करते करते बहुत रात हो जाती है और बर्फ भी गिरने लगती है। तो फैंग से ये सब देखा नहीं जाता और वो बाहर आ जाता है। फैंग को देख करके तो जेनी के फेस पर स्माइल आ जाती है, पर फैंग उसकी मदद से इतनी नफरत करता है कि वो जेनी से कहने लगता है कि अब तुम भी अपने मदर के नक्शे कदम पर चलने लग गई हो, जो इतनी आधी रात को यहाँ पर चली आई। तुम माँ बेटी दोनों एक जैसे हो, जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो जिन्हें अपनी इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है। जेनी कहती है कि मिस्टर फैंग मेरी इंसल्ट करने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेते, मैं यहाँ पर क्यों आई थी। मैं तो बस आपका हैंकी वापस करना चाहती थी, उस गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहती थी जो मैंने 3 साल पहले आपके फादर से बात करके की थी। और हाँ, आपने मुझे मेरी माँ से मिला, इस बात के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि आपके फादर जल्दी ठीक होकर के घर आ जाएंगे, बस मुझे इतना ही कहना था। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, पर रास्ते में ही उसे कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सेन की एंट्री होती है, जो कि प्रोफेसर से एक डॉक्टर है, और वो उसे उन गुंडों से बचा करके अपने साथ ले जाता है। जेनी की जब आँख खुलती है तो जैन उससे बताता है कि कल रात तुम रास्ते में बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर ले आया। जेनी कहती है कि मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती हूँ, वरना मुझे यहाँ का बिल करना पड़ेगा। जैन कहता है कि तुम्हें बिल पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आराम की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें तेज बुखार है। तो जेनी उसे पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हैं। तो जैन कहता है कि मैंने तुम्हारे मिस्टर सेन के साथ में एक पार्टी में देखा था और उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में भी देखा था, जहाँ तुम्हारी मदर रो रही थी, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मिस्टर सेन हमारे फैमिली के काफ़ी क्लोज है। तभी जैन के पास उसकी मदर की कॉल आ जाती है, जो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे लेने के लिए भेजा था, आखिर तुम कहाँ मर गए जो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंची। तो पैसे ना देने पर अब होटल वाले भी मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तभी जैन उसके हाथ से फ़ोन लेकर के उसकी मदर से कहता है कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, तो बेहतर ये हुआ कि आपकी उसकी मदद करिए। इतना करके वो कॉल काट देता है और जेनी से आराम करने के लिए कहकर उसे फ़ोन लेकर चला जाता है और बाहर जाकर सोचता है कि फैंग, मैं तुम्हारा कुछ छीन लूँगा। अब इसके फैंग से क्या दुश्मनी है तो हमें आगे ही पता चलेगा। जेनी जब अपनी माँ के पास वापस जाती है तो वो उसके लिए न्यू ड्रेस खरीद करके रखी होती है। ये सब देख करके तो जेनी समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर उसकी मदर ये सब क्यों कर रही है, उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। रेयान जेनी से कहती है कि आज रात मेरे एक दोस्त की कंपनी में वाइन पार्टी है, जहाँ तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी एक रात के बदले हुए तुम्हें 100 मिलियन देगा। ये सुन करके तो जेनी कहती है कि आखिर ये किस तरीके की पार्टी है जिसके बदले मुझे 100 मिलियन मिल रहे हैं। आखिर आप कैसी माँ है जो अपनी बेटी को ऐसा जगहों पर भेजे।
भेज रही हैं, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो क्या इस बात को आपको खुशी मिलेगी? रेयान कहती है कि मामला बिगड़ रहा है तो वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि आज तुम्हारी वजह से मैं सहन से शादी नहीं कर पाई हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई है। ये सब सुनकर के जेनी मजबूर हो जाती है और उसकी बात मानकर वो तैयार हो जाती है, जिसके बाद जेनी की मदर अपने दोस्त रिंगा के हवाले कर देती है, जो कि एक नंबर 1 का ठड़की था। वो उसे एक पुड़िया देते हुए कहती है कि अगर ये ज़्यादा चिक चिक करेगी तो इसे खिला देना। रिंगा कहता है कि मेरे लिए तो ये सब बहुत मज़ेदार है, पर तुम्हारे जैसी माँ किसी को भी ना मिले। इतना कह करके वो उसे चेक देता है। चेक पा करके उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी बैंक भी इस पार्टी में एंट्री लेता है, जहाँ रिंगा जेनी से कहता है कि मैं मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आना, पर जेनी तो घबराई हुई वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तो रिंगा उसे कहता है कि याद रखना कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हारी माँ को पैसे दिए, अगर तुमने मेरी किसी भी बात को मना किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा इसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जेनी वॉशरूम में जाकर के अपनी मदर को कॉल करके उनसे कहती है कि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर ले जाइए, पर उसकी मदर उसकी एक बात नहीं सुनती और कॉल काट देती है। कुछ देर के बाद में जेनी जब पार्टी हॉल में ड्रिंक सर्व करती जाती है तो वो फैंग को देख करके शॉक्ड हो जाती है। फैंग उसके सबके सामने से अपने पास बुलाता है, जहाँ वो उसे वाइन सर्व करने की लगती है, पर फैंग उसे गुस्से से अपने करीब खींचते हुए कहता है कि क्या तुम पैसों की इतनी ज़रूरत पड़ने लग गई है जो तुम अभी ये सभी करने लगी हो? जब भी मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। इतना कह करके वो रिंगा के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। जेनी उसे रोक करके बताने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर अपनी मदर की वजह से आई थी, पर फैंग अंदर को इतना ज़्यादा गुस्सा भरा था कि वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रही हो, तो सवाई देना देकर के मेरे समय बर्बाद मत करो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर रिंगा जेनी को पकड़ करके ज़बरदस्ती अपने साथ अंदर ले जाता है, जहाँ फैंग को ये फील होता है कि कहीं जेनी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, पर उसके दिल में जेनी के मदर के लिए इतनी नफरत भरी थी कि वो अपने दिल में जेनी को प्यार तक फील नहीं कर पा रहा था। तभी फैंग के सामने में दो बेटे आपस में बात करते हुए जा रही थी कि उस लड़की की मदर कितनी हार्टलेस है कि जो कि पैसों के लिए अपनी बेटी को एक बुढ़े आदमी के साथ तो बेच दिए हैं। इधर रिंगा जेनी से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मुझे पूरी 5 मिलियन का नुकसान हुआ। मिस्टर फैंग ने हमारे प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इतना कह करके वे उसे मारने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। उससे कहता है कि अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारी जान ले लूँगा। रिंगा उसे देख करके वहाँ से भाग खड़ा होता है, जिसके बाद फैंग जेनी को अपनी जैकेट उठाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या पैसे कमाने के लिए ऐसे काम करते हैं? कम से कम कोई अच्छा रास्ता ढूंढना, या फिर हमेशा ही किसी दूसरे के हाथ की खिलौना बनना पसंद करती रहोगी? जेनी फैंग को उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है और बाहर निकल करके वो उसे पूछती है कि आप मेरी इतनी परवाह क्यों करते हैं? जिस पर फैंग कहता है कि इस भूल में भी मत रहना कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जेनी जब अपनी मदर के पास पहुँचती है तो वो उनसे पूछती है कि जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझे जन्म क्यों दिया? इस बात पर उसकी मदर एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये मत भूलना कि अगर तुम्हारे मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। तभी उसकी मदर के पास में रिंगा की कॉल आती है, जो कि उससे अपने पैसे वापस मांगने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारी बेटी का फैंग के साथ कोई लेना देना है? वो मेरे साथ में रहने के बजाय फैंग के साथ में चली गई थी। और ये सब जानने के बाद जेनी की मदर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे रिंगा के साथ में नाइट एक्सपेंड करने के लिए वो नशा दिया था ना, कि फैंग के साथ में मुंह काला करवाने के लिए। ये सुन करके तो जेनी सदमा ही लग जाता है कि उसकी मदर इतना गिर जाएंगी कि वो अपनी बेटी को नशा दे करके और इज्जत और किसी और के हाथ भेज देंगी। पर जेनी ने तो उस ड्रिंक को पिया ही नहीं था, इसलिए वो ठीक थी। उसकी मदर उसे कहती है कि क्या तुम भूल गई कि फैंग ने हमारे घर से बाहर निकाल दिया? तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें चाहता है? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नफरत करता है। उसका बस चले तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डाल देगा। जेनी कहती है कि वो आपसे नफरत करता है, जिसकी शिकार मैं भी हो रही हूँ। तभी वहाँ पर रिंगा अपने गुंडों के साथ आ जाता है और उसकी मदर से कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये देख करके जेनी रिंगा के आगे गिड़गिड़ा लगती है कि प्लीज़ मेरी मदर को जान बख्श दो। अब जेनी के पास अपनी मदर की ज़िंदगी बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो फैंग के घर चली जाती है और बाहर खड़ी होकर के चिल्ला चिल्ला करके उसे मदद मांगने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर के फैंग जब घर से बाहर आता है तो वो उसे कहता है कि मुझे 5 मिलियन उधार चाहिए, मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगी, अभी मेरी माँ की जान खतरे में है। जिस पर फैंग कहता है कि मैं जितना भी तुम्हें दिखता चाहता हूँ उतना ही तुम मेरे सामने आ जाती हो। फैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर पैसे देने के लिए तैयार हूँ, जब तुम अपनी मर्जी से मेरे रूम में आकर के मुझे खुश करोगे। इसकी बात सुनकर के जेनी सोचती है कि फैंग मुझे गिरे हुए कैरेक्टर की लड़की समझने लगा है और इसकी वजह से भी खुद ही हूँ। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है सिवाय फैंग की बात मानने के। और वो यही सोच करके अपने कदम आगे बढ़ा देती है और फैंग के रूप में चली जाती है, जहाँ फैंग उसे कहता है कि तुम मेरे सामने अनड्रेस्ड होना पड़ेगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा फिगर कैसा है। ये सुन करके तो जेनी के ऊपर पहाड़ ही टूट जाता है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो अपने ड्रेस को फैंग के सामने खोलने लगती है। पर फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी मेरा मूड नहीं है, इसलिए पैसे उठाओ और यहाँ से चले जाओ। जिस पर जेनी उन पैसों को लेकर के चली जाती है और वो पैसे ले जाकर रिंगा को दे देती है। घर पहुँच करके वो फैंग से कॉल करती है कि मैं आपका पैसा अपने तरीके से वापस करूँगी। फैंग सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी और लड़कियों की तरह ही हो जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, पर मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करती रहोगी। अगले दिन फैंग जेनी को एक होटल के बाहर टेम्पलेट बांटते हुए देखता है और सोचता है कि क्या तुम इस तरीके के काम
करने के पैसे वापस करने वाली हो, तभी वहाँ पर जेनी को जैन मिलता है और उससे कहता है अगर तुम्हें जॉब की ज़रूरत है तो मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी जॉब है तुम्हारे लिए। मेरे दोस्तों ने अभी अभी एक बिजनेस शुरू किया है और वो वहाँ पर वैकेंसी खाली है। ये सुन करके तो जेनी बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन ही उसको ज्वाइन कर लेती है। जहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसे किसी की पार्टी में बनी बनकर के गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए जाना है। और जब उस पार्टी में पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि बर्थडे पार्टी किसी और की नहीं बल्कि आनंद की है। जहाँ आनंद जेनी को देख करके उसे भरे पार्टी में सबके सामने जलील करने लगती है, पर जेनी फिर भी उसकी बातें को इग्नोर करते हुए अपना काम करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर फैंग भी आ जाता है और उससे जेनी की बेइज्जती देखी नहीं जा रही थी। बाद में फैंग बटलर को भेज करके जेनी को उसके रूम में आने के लिए कहता है, तो जेनी कहती है कि मैं उनके रूम में नहीं जाना चाहती। तो बटलर कहता है कि पर आप उन्हें मना भी नहीं कर सकती हैं, जिस पर जेनी बटलर के साथ में फैंग के रूप में चली जाती है। जहाँ फैंग उसे पूछता है कि क्या तुम ऐसे काम करके बहुत खुश हो जेनी। जेनी कहती है कि आप इस बात से कोई भी लेना देना नहीं रहना चाहिए और आप बहुत बड़े आदमी हैं और आपके पास में फालतू लोगों के लिए समय भी तो नहीं होना चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप अपने काम से मतलब रखिए। ये सुनकर के तो फैंग भड़क जाता है और कहता है कि क्या कहना क्या कहा तुमने, मैंने अपने काम से मतलब रखूँ, क्या तुम्हें बात भूल गई हो कि तुम्हारे ऊपर 5 मिलियन का कर्ज है। तो जेनी कहती है कि मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। जिस पर फैंग उसे पूछता है कि तुम मेरे पैसे कैसे वापस करने वाली हो। तो जेनी कहती है मैं उन पैसों के लिए काम कर रही हूँ। फैंग कहता है कि क्या तुम उन पैसों के लिए खुद को बर्बाद कर देना चाहती हो, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर देता हूँ। इतना कह करके वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ पर जैन आ जाता है। जैन को देख करके फैंग पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जैन कहता है कि मैं जेनी को लेने आया हूँ, जेनी मेरी दोस्त है और मैंने उसे काम दिलवाया था और अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे सेफली घर तक पहुँचाऊँ। जिस पर फैंग कहता है कि जेनी मेरी वुमेन है और वो मेरे साथ है, बिल्कुल सेफ रहता है, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। इस बात पर जेन भड़क जाता है और कहता है कि जेनी तुम्हारी कब से हो गई। यहाँ पर दोनों बहस करते करते आपस में मारपीट करने पर उतर आते हैं और अंजाम यह होता है कि फैंग उसे गुस्से से जान से मारने वाला होता है, पर जेनी उसे ऐसा करने से रोक लेती है और जैन को समझा करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। जैन उसकी बात मान करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो जेनी से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ में किस तरीके का गेम खेल रही हो। जेनी कहती है कि मिस्टर फैंग जैन एक डॉक्टर है और उसे मेरी जान बचाई थी, प्लीज़ आप अपनी सोच बदलिए, हर कोई इतना गंदा नहीं होता जितना आप सोचते हैं। वैंग इस बात से बेचैन हो जाता है कि जेनी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि उसकी जान खतरे में थी। तभी जेनी वहाँ से जाने लगती है तो फैंग उसे रोक करके कहता है कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। तो जेनी कहती है कि आखिर आप मुझे रोकना क्यों चाहते हैं। आप इसलिए मुझे रोकना चाहते हैं क्योंकि आपने मुझे खरीद लिया है, तो फिर ठीक है मैं कल पूरे दिन आपके साथ रहूँगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह वो फैंग के घर चली जाती है, जहाँ वो अपने कमरे को देख करके हैरान हो जाती है क्योंकि उसका कमरा ठीक वैसे ही था जैसे वो छोड़ करके गई थी। जिस पर फैंग कहता है कि इसे साफ करवाने का मुझे समय नहीं मिला, इसलिए सब वैसे ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब कुछ मत और समझ लेना। जिस पर जेनी कहती है कि मैं आपसे पोलाइट होने की उम्मीद तो कर ही नहीं सकती क्योंकि आप तो इतने पत्थर दिल इंसान हैं। इस बात पर फैंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्से में अपने रूम में लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे ऐसी बात करना चाहती हो। जेनी कहती है कि आप मुझे अब क्या उम्मीद करते हैं, आप मुझे 5 मिलियन में खरीद लिया है, मेरी ज़िंदगी भी आपकी है, आप मेरी जान ही क्यों नहीं ले लेते। जिस पर फैंग कहता है कि क्या तुम मुझे इतनी नफरत करती हो जो तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती। जिस पर जेनी रो रो करके कहने लगती है कि मिस्टर फैंग मैं बस खुद को अपना कर्जदार मानती हूँ। उसे रोता हुआ देख करके फैंग सोचता है कि मुझे उसके रोने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। फैंग उसे कहता है कि भाड़ में गए वो पैसे, मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है। तभी जेनी के पास जैन का कॉल आता है जिसे फैंग रिसीव कर लेता है, जो उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, हाल ही में बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे घर आकर के खाना बना कर घर के देखभाल और कुत्ते संभाल सकती हो। इसे इस नौकरी एक समझना जिसकी मैं तुम्हारी सैलरी दूंगा। ये सुनकर के तो फैंग का पारा हाई हो जाता है और वो उसे कहता है कि क्या अब तुम इस घटिया इंसान के घर जाकर के उसके घर के कुत्ते और उसके देखभाल करना चाहती हो, क्या तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो। जेनी कहती है कि क्या आप पागल हो गए हैं, ये सब करके कोई अब किसी की वाइफ नहीं बन जाता है। फैंग कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ये सब कर सकती हो, तुम मेरे लिए खाना बनाओ, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। जेनी उसकी बातें सुन करके शॉक्ड होकर के सोचने लगती है कि क्या फैंग मुझसे प्यार करने लगा है। उसके प्यार में पागल हो ही चुका था, लेकिन फैंग को इस बात का एहसास नहीं था और इन्हीं सब के चक्कर में वो जेनी के साथ में जबरदस्ती नाइट स्पेंड कर बैठता है। सुबह जेनी की जब आंख खुलती है तो बटलर से पूछती है कि फैंग के दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट क्यों है। जिस पर बटलर कहता है कि ये बात तो आपको अपनी माँ से पूछनी चाहिए। ये सुनकर जेनी अपनी मदर के पास जाकर के उनसे ये सारे सवाल करती है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि भला अपनी माँ के अलावा कोई भी बच्चा दूसरी औरत को अपने फादर के साथ देखना क्यों पसंद करेगा। वैंग मुझसे हमेशा से ही नफरत करता था, इसलिए उसके फादर उसे पढ़ने के लिए बचपन में बाहर भेज दिए थे। तो जेनी उनसे पूछती है कि और उसकी माँ का क्या हुआ। तो रेहान बताती है कि उसकी माँ तो पागल थी, इसलिए वो पागल खाने में थी। तो जेनी उनसे पूछती है कि क्या आपने उन्हें पागल बनाया था। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हो, आखिर मैं ये सब क्यों करूँगी, मेरा मकसद सिर्फ सैन से शादी करके एक अमीर परिवार की औरत बनना था और सैन तो उसके मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ये सब जानने के कुछ दिनों के बाद में जेनी जैन से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, आप तो एक डॉक्टर हैं, तो क्या आप मुझे ये पता लगा कर बता सकते हैं कि क्लाउड सिटी मेंटल हॉस्पिटल में मिसेस सेन रहती थी, आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तो जैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में पता करके बताता हूँ। तभी फैंग
साथ में इन्हें देख लेता है और जैनी को मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहाँ जैनी पहली बार की तरह ब्रेड उठाती है खाने के लिए। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देख करके सोचने लगते हैं कि क्या यह हम हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते हैं। जिसके बाद फैंग उसे अपने घर ले जाता है और अपने साथ रात की डिनर पार्टी में ले जाने के लिए उसे अंकुर से कह करके तैयार करवाता है। जेनी जब रेडी हो जाती है तो फैंग उसे देख करके देखता ही रह जाता है। और पार्टी में जाने पर जेनी को एनन और उसकी मदर मिल जाती है, जिसे देख करके एनन फिर उससे झगड़ा करने लगती है। तो जेनी कहती है कि अपनी हद में रहो, मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई के साथ में आई हूँ। तभी एनन की मदर भी उसे जलील करने लगती है और वो उसे पैसे देते हुए फैंग का पीछा छोड़ने के लिए कहती है। तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और अपने आंटी से कहता है कि आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ये हक मैंने किसी को भी नहीं दिया है। इतना कह करके वो जेनी को अपने साथ लेकर के बाहर चला जाता है, जहाँ जेनी गुस्से से कहती है कि आप जानबूझ करके मुझे यहाँ पर बेइज्जत करवाने के लिए लाए थे। तो फैंग कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम हमेशा ही मुझे गलत समझती रही होगी। तभी जेनी बेहोश हो जाती है, जहाँ पर फैंग को पता चलता है कि जेनी प्रेग्नेंट है। पर जेनी फैंग से कहती है कि मैं ये बच्चा नहीं रखना चाहती हूँ। जिस पर फैंग बहुत पोलाइट होकर के कहता है कि तुम ये फैसला अकेले ही ले सकती हो, क्योंकि ये बच्चा मेरा भी है, तुम अभी बहुत कमजोर हो तो तुम्हें देखभाल की जरूरत है। इतना कह करके वो वहां से चला जाता है, जहाँ जेनी सोचने लगती है कि क्या सच में फैंग उसके बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहता है। इधर फैंग एक स्टोर में जा करके सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, जेनी तो रायन की बेटी है जिससे मैं इतना नफरत करता हूँ, आज उसके प्रेग्नेंट होने पर मैं इतना खुश हो रहा हूँ, पर इसमें जेनी और उसके बच्चे की कोई भी गलती नहीं है। तभी उसके पास में जेनी का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। ये सुनकर के फैंग शॉक हो जाता है। जैन सोचता है कि आज मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगा। जिसके बाद वो जेनी के बारे में जाकर के उसे कहने लगता है कि जेनी तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम एक अच्छी माँ भी बनोगी। पर दिक्कत की बात तो यह है कि इस बच्चे का फादर फैंग है। जो जेनी कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जैन कहता है कि अभी अभी मैं फैंग से मिलकर के आ रहा हूँ और उसने मुझे कहा कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, वो तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज तुम इस बच्चे को जन्म दे भी देती हो तो उससे नाजायज का नाम मिलेगा। क्या तुम ऐसी जिंदगी उसे देना चाहती हो। बेहतर यही होगा कि तुम इस बच्चे को इस दुनिया में मत लाओ, मैं खुद तुम्हारी सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ। पर जेनी उसकी एक बात नहीं सुनती और कहती है कि सबसे पहले मैं एक माँ हूँ और ये मेरा फैसला है कि मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। जैन सोचता है कि जेनी तो उसे भड़कावे में आई ही नहीं रही है, तो उसे जबरदस्ती बेहोश कर देता है। और इधर फैंग भागते हुए हॉस्पिटल आता है तो वो जेनी को बेहोश की हालत में पा करके बहुत परेशान हो जाता है। तभी पीछे से जैन आकर के फैंग को इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देता है। फैंग जब होश में आता है तो वो खुद को सैन के कब्जे में पाता है। फैंग उसे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो जैन कहता है कि अभी मैंने कुछ किया ही कहा है, बस 30 मिनट के अंदर जेनी और उसका बच्चा ऊपर चले जाएंगे। फैंग उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम किस बात की हमेशा दुश्मनी निभा रहे हो। तो जैन से कहता है कि तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे फादर ने मेरी माँ को धोखा दिया था। जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उन्होंने लालच देकर के दूसरे सर दे दिया था, वो जल्दी आकर के उनसे शादी कर लेंगे। और उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी कर लिया क्योंकि वो एक अमीर परिवार के बिलोंग करती थी। और इधर मेरी माँ इस बात से के घुट घुट कर मर गई। वो फैंग के फादर से पूछता है कि आखिर आपने मेरी माँ के साथ में ऐसा क्यों किया। उसके फादर जैन से डर करके फैंग से उन्हें बचाने के लिए कहने लगते हैं, पर फैंग इस इंजेक्शन की वजह से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। जैन फैंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे फादर की तुम्हारी एक और वाहियात सच्चाई बताता हूँ जो मुझे हाल ही में पता चली। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल से कहाँ गायब हो गई थी। अपनी मदर का नाम सुनकर के फैंग उसे अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है। जैन कहता है कि मैंने जैनी के कहने पर यह छानबीन की, जिससे मुझे पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। उन्हें जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर है, क्योंकि तुम्हारी माँ के ही नाम पर सारा पैसा और प्रॉपर्टी था, जिसकी वजह से इस इंसान ने उनसे शादी की थी। जब तक वो मरती नहीं तब तक इनके नाम पर वो सारी चीजें होती नहीं, इसलिए तुम्हारे फादर ने तुम्हारी माँ को मार डाला। ये सुनकर के फैंग अपने फादर से पूछता है कि क्या ये सच है, लेकिन उसके फादर अब भी सच्चाई कबूल नहीं करते हैं। जिस पर जैन उनसे कहता है कि अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हैं तो अभी से अभी सारी सच्चाई कबूल कर लीजिए। ये सुनकर के फैंग के फादर डर जाते हैं और वो ये सब बात कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने फैंग की मदर को पैसे के लिए मार डाला। उनकी शुरू से ही ये प्लानिंग थी। जब फैंग से कहता है कि इस आदमी ने हम दोनों की मदर की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम खुद इस इंसान को अपने हाथों से मार डालो। तो फैंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो। फैंग अपने फादर से पूछता है कि क्या आपने ये सब रेयान के साथ मिलकर के किया था। तो सैन कहता है कि मुझे ये बात पता है कि इन सब में रेयान का कोई भी हाथ नहीं है, वो तो बस एक पैसे की लालची औरत थी। और रही बात जेनी की, तो वो बिल्कुल मासूम है, वो सिर्फ अपने मदर की वजह से सबकी नजरों में नफरत का शिकार बनी आई है। फैंग कहता है कि सब बातें बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकता हूँ। यहाँ पर फैंग और जैन जमकर फाइटिंग शुरू हो जाती है। जैनी भी होश में आ जाती है, लेकिन तब तक इतनी ज्यादा बात आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को जान लेने पर उतर जाते हैं, जिसमें फैंग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जहाँ जैन जेनी से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं किया, वो तो बस सबको डराने के लिए मैंने ग्लूकोज चढ़ाने का तुम्हें नाटक किया था। इतना कह करके वो अपना दम तोड़ देता है। इधर हम रेयान को देखते हैं जो कि टीवी न्यूज में देखती है कि उसके पहले पति जिंदा है, जो कि देश के लिए सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। ये देख करके रेयान कहती है कि पति मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। कुछ महीनों के बाद में हम जैनी को जैन के ग्रेव पर देखते हैं, जहां वो उसे बताती है कि मिस्टर सेन की उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, पर उन्हें जेल में अटैक आ गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मैं आशा करती हूँ कि अब तुम अपने दिल से नफरत दूर कर दोगे, जहां भी रहोगे वहां खुश रहोगे, गौर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तभी वहां पर फैंग आता है और जेनी को बहुत प्यार से अपने जैकेट उड़ाते हुए कहता है अब हमें घर चलना चाहिए। यहाँ पर फैंग ने पूरी इज्जत के साथ जेनी के साथ शादी कर लिया होता है और वो उसे अपने घर लेकर के चला जाता है।